Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। एविडेंस एक्ट की चलती हुई सीरीज में आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में जानेंगे। जनरल तौर पर हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे, लेकिन रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स से इतर ओपिनियन भी कब रेलेवेंट हो सकती है उसके बारे में जानेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली वीडियो है और कोर्ट में भी बड़ी इंपॉर्टेंट तौर पर ये एडमिशन देखने को मिलता है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो सेक्शन 45 से 51 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहां पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और साथ ही आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिनकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां पर वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए तो हमारे उन कोर्सेज के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हुए चलते हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, अभी तक जितना भी हमने एविडेंस एक्ट पढ़ा है वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पढ़ रहे थे हम 5 से 55 तक, हमें मालूम है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स दिया गया है, यानी कि तथ्यों की सुसंगतता। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि कौन कौन से तथ्य कब कब कैसे कैसे सुसंगत होते हैं, यानी कि एडमिसिबल बन सकते हैं। तथ्य की बात आपको पहले भी बताई थी, फैक्ट्स जहां पर घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो घटना के तथ्य होते हैं उन्हें वहां पर फैक्ट्स का नाम दिया गया है। लेकिन इसी फैक्ट्स के अंतर्गत एक चीज ऐसी भी होती है जिसे आप देखेंगे रेलेवेंसी ऑफ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, यानी कि एविडेंस एक्ट अभी तक जो हमने पढ़ा सेक्शन 44 तक, वो हमने पढ़ा कि जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज की या किसी भी घटना को देखता है तो वो एज अ साक्ष्य या एज अ एविडेंस वहां पर गवाही देने के लिए आता है, तो उसे कहा जाता है, क्योंकि वो फैक्ट से अवेयर होता है, उस घटना के फैक्ट से कि उस घटना का घटनाक्रम किस तरीके से घटित हुआ, वो उनसे किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी कड़ी में जुड़ा होता है, तो वहां पर माना जाता है कि वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत आता है, तथ्यों की सुसंगतता के अंतर्गत उसे लिया जाता है। लेकिन अब यहां पर एक चीज हम देखेंगे कि जहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो बेसिकली ना तो घटनाक्रम से जुड़े हुए होते हैं, ना ही घटना के किसी तथ्य से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि उनका घटना से कोई भी जुड़ाव नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके कहे गए शब्द कोर्ट में एविडेंस के तौर पर लाए जा सकते हैं और उनकी जो ओपिनियन है यानी कि वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत लाई जा सकती है। अब ऐसी कौन सी चीज है, अब आप देखेंगे कि जनरली फैक्ट्स गिवन बाय द थर्ड पर्सन बिकम्स रेलेवेंट, यानी कि अगर थर्ड पर्सन के द्वारा फैक्ट्स दिए जाते हैं तो वो रेलेवेंट हो जाते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके घटना से जुड़े होते हैं, वो वहां पर प्रेजेंट होता है, उसने देखे होते हैं, उसने सुने होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इफ कोर्ट सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट उनसे सेटिस्फाइड होता है सॉरी। लेकिन दूसरी चीज, अब आप ये तो जनरल रूल है एविडेंस का, लेकिन कई बार क्या होता है कि फैक्ट्स के अलावा भी कुछ ऐसी ओपिनियंस, जनरली एविडेंस में ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट नहीं होती, लेकिन सेक्शन 45 से 51 तक, सेक्शन 45 से 51 तक कुछ ओपिनियन यानी कि कुछ ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन ऐसी बतलाई गई हैं जो रेलेवेंट हो सकती है, और रेलेवेंट करते हुए उन्हें यहाँ पर कोर्ट के अंतर्गत एडमिसिबल बनाया जा सकता है। हालांकि उसके अंतर्गत बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर हम ये चीजें पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी ओपिनियन है जो एज अ फैक्ट वहां पर ली जा सकती है, यानी कि थर्ड पर्सन की कोई भी ओपिनियन, राय को भी वहां पर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत सेक्शन 45 से 51 तक में इंडियन एविडेंस एक्ट में दर्शाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है वो भी समझेंगे और किस तरीके से किया गया है वो भी समझेंगे। देखिए, जब कहीं पर कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, यानी कि
जो उस विषय से जुड़े हुए लोग होते हैं, उस विषय की नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं, उस विषय में स्किल्ड होते हैं या उस विषय में एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो वो उस विषय पर जब बात करते हैं और उस पर अपनी कोई राय रखते हैं या अपनी कोई सलाह देते हैं, तो वहां पर यह माना जाता है कि ऐसी जो ओपिनियन है वो रेलेवेंसी ऑफ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन के अंतर्गत सेक्शन 45 से 51 के अंतर्गत अगर आती है, तो वहां पर रेलेवेंट होते हुए ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स में रेलेवेंट की जा सकती है, कोर्ट के द्वारा उसे एडमिसिबल बनाया जा सकता है। किस तरीके से वो भी समझ लेते हैं। सेक्शन 45 कहता है कि अगर फॉरेन लॉ की बात करें, यानी कि विदेशी विधि से जुड़े हुए, अगर विदेशी विधि से जुड़ी हुई कोई फैक्ट्स जानने हैं कोर्ट्स को, तो वहां पर डेफिनेट सी बात है कि उस विदेशी विधि से में पारंगत लोगों की राय वहां पर ली जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है साइंस या आर्ट से जुड़े हुए लोग, यानी कि विज्ञान या कला के क्षेत्र में। आप सपोज कीजिएगा, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति चित्रकार है, कोई प्रोफेशनल चित्रकार है, अब किसी का चित्र बनाना है या किसी के चित्र की कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, फोटो की कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वहां पर क्या होगा कि आर्ट से रिलेटेड जो भी उस विषय में या उस प्रोफेशन में पारंगत लोग होंगे, चाहे वो स्किल्ड हो नॉन स्किल्ड हो, लेकिन एक्सपीरियंस जो अपने फील्ड में। और बहुत यहाँ पर एक कहना चाहूंगा कि स्किल्ड का मतलब क्या होता है। स्किल्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात वो नहीं करता है। स्किल्ड का मतलब है वो कुशल और अनुभवी की बात करता है। अगर वो अपने फील्ड में पूरी तरीके से कुशल और अनुभवी है, स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसे लोगों की यहाँ पर राय ली जा सकती है। जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर अगर किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और डॉक्टर द्वारा ये कहा जाता है कि इसकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हुई है, तो ये कैसा एविडेंस हो जाता है, अपने आप में साइंस का एक एविडेंस हो जाता है। और जो ओपिनियन होती है वो डॉक्टर की ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के अंतर्गत आती हुई सेक्शन 45 में यहाँ पर कोर्ट के अंतर्गत रेलेवेंट मानते हुए हो सकता है एडमिसिबल बना ली जाए, अगर सभी शर्तें वहां पर पूरी होती हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं और उन्हीं थर्ड पर्सन ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन को यहाँ पर बतलाया गया कि किस तरीके से वो रेलेवेंट हो सकती हैं। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, जहां पर हैंड राइटिंग या फिंगर इंप्रेशंस की बात होती है, यानी कि फिंगरप्रिंट्स की बात होती है, हैंड राइटिंग की बात होती है। तो वहां पर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स या फिंगर इंप्रेशन एक्सपर्ट्स की सलाह जो ली जाती है, ओपिनियन जो ली जाती है, वो भी रेलेवेंट फैक्ट्स के अंतर्गत कोर्ट में यहाँ पर एडमिसिबल की जा सकती है। सेक्शन 45 के अंतर्गत इसके प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि ऐसी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के अंतर्गत एक्सपर्ट तो हमने समझ लिया कि ये लोग हो गए, लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं कि एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं, जो स्पेशली स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोग हों, जो मैंने पहले भी बताया कुशल एवं अनुभवी। इसके लिए किसी स्पेशल डिग्री की कोई जरूरत यहाँ पर एविडेंस एक्ट में ऐसी बात नहीं बतलाई गई है। सेक्शन 45 क्लियर कहता है कि यहाँ पर स्पेशल स्किल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, यानी कि अनुभवी और कुशल अपने काम को लेकर पूरी तरीके से स्किल्ड होने चाहिए। केवल इतने ही वहां पर एक्सपर्ट को के बारे में बतलाया गया है कि ऐसी राय वहां पर सुसंगत हो सकती है, ऐसे लोगों के द्वारा दी गई राय। अब इसके साथ साथ पढ़ते हैं सेक्शन 45 में 3 लोग बतलाए गए हैं, विदेशी विधि का ज्ञान रखने वाले, दूसरा विज्ञान का ज्ञान रखने वाले, आर्ट का अपने फील्ड में आर्ट में पॉपुलर व्यक्ति या आर्ट का ज्ञान रखने वाले, या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, फिंगर इंप्रेशंस एक्सपर्ट। उसके साथ साथ ही कह देता है, जहां पर सेक्शन 47 की बात करता है, 47 कहता है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स का मतलब क्या है, एक तो ये होता है कि एक व्यक्ति जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, जो उस हैंड राइटिंग को देखकर और अपने स्किल और एक्सपीरियंस के ब्याह पर उसके बारे में बता सकता है। लेकिन साथ साथ सेक्शन 47 ये भी कहती है कि ऐसे लोगों की राय भी यहाँ पर ली जा सकती है। मान लीजिए जो रेगुलर कोरेस्पोंडेंस में, अब 2 बिजनेसमैन रेगुलर कोरेस्पोंडेंस में व्यवहार करते हैं और वो एक दूसरे को पत्र लगातार लिखते रहते हैं, लेटर उनके आते जाते रहते हैं, तो ये माना जाता है कि एक दूसरे की हैंड राइटिंग वो काफी समय से देख रहे हैं, तो वो भी वहां पर गवाही दे सकते हैं, साक्ष्य के तौर पर दर्शाए जा सकते हैं, ऐसा सेक्शन 47 कहता है, अगर वो कोरोबरेट करते हैं अदर रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ उस घटना के। ठीक, उसके साथ साथ अब ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के अंतर्गत इन 3 के अलावा यहाँ पर सेक्शन 47A में एक चीज और बतला दी गई है कि डिजिटल सिग्नेचर अगर ऑथोराइज्ड कंपनी के द्वारा वहां पर रिलीज किए गए हैं, तो ऐसे सिग्नेचर को भी यहाँ पर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट
एक्सपर्ट्स के अंतर्गत लाया जा सकता है। यानी कि अगर वहां पर वो ऑथोराइज्ड कंपनी उसके बारे में गवाही देती है, एविडेंस प्रोड्यूस करती है, तो वो भी यहाँ 47A में एडमिसिबल बनाया जा सकता है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत लाया जा सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 48 में, जहां पे बतलाया गया है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स और कस्टम्स। यानी कि जहां पर रूढ़ियों के बारे में कोई भी व्यक्ति राय देता है तो ऐसी राय भी सुसंगत मानी जा सकती है अगर वो व्यक्ति उन रूढ़ियों के बारे में जानता है या उन रूढ़ियों से जुड़ा है या उन रूढ़ियों से स्किल्ड और एक्सपीरियंस है। यानी कि वहां पर अगर मान लीजिए आज से 100 साल पहले की बात की जाए और 100 साल पहले के बारे में कोई एविडेंस ढूंढने की या किसी चीज के बारे में पूछने की बात हो, तो वहां पर डेफिनेट सी बात है, अगर एक 100 साल का या 90 साल का कोई बुजुर्ग आकर अपना एविडेंस वहां पर उस बारे में दे या उससे लिया जाए, तो वहां पर ऐसा माना जाएगा कि ऐसी जो ओपिनियन होगी, क्योंकि वो उस समय के कस्टम्स के बारे में या राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में जानता था, तो वो सेक्शन 48 में यहाँ पर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के अंतर्गत लाते हुए रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में ली जा सकती है, अगर वो अदर रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ वहां पर समराइज होती हैं और जुड़ती हुई चलती हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ सेक्शन 48 राइट्स और कस्टम के बारे में भी बताता है कि रूढ़ियां भी सुसंगत हो सकती हैं कुछ फैक्ट्स के अंतर्गत। अब बात करते हैं ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप, सेक्शन 50। सेक्शन 50 ये कहता है कि अगर कहीं पर रिलेशनशिप की ओपिनियन के बारे में बात होती है, यानी कि रिश्तेदारी की राय अगर ली जाती है, तो डेफिनेट सी बात है, अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, अगर ये क्वेश्चन उठता है कहीं पर किसी कोर्ट में कि क्या ये उसका बेटा था, तो डेफिनेट सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति अड़ोसी पड़ोसी आकर कहते हैं कि हाँ 20 साल से हम इस व्यक्ति को देख रहे हैं, इसे फादर के तौर पर मानता है, इसे बेटे के तौर पर मानता है, तो ऐसी जो ओपिनियंस होंगी वो क्या होंगी, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप के अंतर्गत या सेक्शन 50 के अंतर्गत रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत लाई जा सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेक्शन 45 से लेकर 50 तक किस तरीके से रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स ऑफ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन को दर्शाया गया है। यानी कि जनरल तौर पर एविडेंस में कभी भी राय का कोई वजूद नहीं होता है, यानी कि राय को कभी भी एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इस एविडेंस के इस जनरल रूल का ये एक एक्सेप्शन भी है, जहां पर ओपिनियन को रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत सेक्शन 45 से 51 के अंतर्गत लाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे, यानी कि ये भी एज अ रेलेवेंट फैक्ट्स यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है कोर्ट के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि विशेषज्ञ की राय को ग्राह्य बनाने की शर्तें। अब ऐसी ओपिनियन जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स है, मान लीजिए कोई भी एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति की मौत हुई, तो डॉक्टर ने एक ओपिनियन आकर दी कि इस व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हुई, तो डेफिनेटली अब ये जो उसकी रिपोर्ट है, ओपिनियन है, वो कब ग्राह्य होगी, कब एडमिसिबल होगी कोर्ट के अंतर्गत, तो उसके लिए कुछ शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। तो 2 शर्तें यहाँ पर बतलाई गई हैं कि जिस विषय में राय ली जानी है वह विषय इस प्रकृति का हो कि जिसमें विशेषज्ञ की राय लेना जरूरी है। यानी कि पहला तो अपने आप में यही तय हो जाता है कि वहां पर यह जरूरी हो जाए कि वहां पर विशेषज्ञ की राय के बगैर काम नहीं चल सकता है। सिंपल सी बात है, अगर हार्ट अटैक से मौत हुई है तो इसके बारे में डॉक्टर ही बता सकता है, एक आम आदमी नहीं बता सकता। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर विशेषज्ञ की राय यानी कि डॉक्टर की राय ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के अंतर्गत आती हुई दिखती है। उसके बाद दूसरी बात आती है यहाँ पर प्रश्नगत साक्षी वास्तव में एक विशेषज्ञ हो तथा सच्चा एवं विश्वसनीय हो। अब दूसरी बात ये क्लियर कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हम मानते हैं कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में ओपिनियन यानी कि जनरल रूल है कि एविडेंस में ओपिनियन को कहीं भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर इसीलिए बात कह दी गई है कि अगर ऐसा कोई ओपिनियन एक्सपर्ट देता है तो वास्तव में वो जो ओपिनियन है वो ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा दी जानी चाहिए जो कोर्ट की नजर में ईमानदार हो, सच्चा हो और अपने आप में ट्रस्टवर्दी हो। यानी कि उसी की ओपिनियन मानी जाएगी जो ट्रस्टवर्दी व्यक्ति होता है, जो ट्रस्टवर्दी एक्सपर्ट हो कोर्ट्स की नजर में। तो यहाँ पर 2 कंडीशन ये लगा दी गई है। ठीक, उसके साथ साथ एक कंडीशन और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जहां पर बतलाया जाता है वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी कि आप देखेंगे विशेषज्ञों की राय का महत्व। अब अगर एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कोई भी विशेषज्ञ यहाँ पर अपनी राय मान लीजिए कोर्ट के अंतर्गत एविडेंस
एविडेंस में दाखिल करता है या एविडेंस में देता है, तो यहाँ पर उसके एक्सपर्ट ओपिनियन का क्या वैल्यू होगी? क्या उसे कंसीडर किया जाएगा या कोर्ट उसे कंसीडर नहीं करेगी, या उसे एडमिसिबल बना लिया जाएगा, या वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत जाएगा, या अपने आप में एक विवादक तथ्य हो जाएगा, यानी कि फैक्ट इन इश्यू हो जाएगा? तो वहां पर इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? तो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि जनरल रूल ये कहता है कि यहाँ पर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत हम तथ्यों की बात करते हैं, और ओपिनियन अपने आप में तथ्य नहीं हो सकती। राय हो सकता है, किसी भी व्यक्ति की राय किस पर डिपेंड करती है? किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, वो केवल एक उसके सोच पर डिपेंड करती है, उसकी स्किल्स, उसके एक्सपीरियंस, उसके अनुभव पर या उसकी कुशलता पर डिपेंड करती है। वो एग्जैक्ट कभी भी 101% श्योरिटी के साथ नहीं दी जा सकती, यानी कि 99% की उसमें एक एवरेज रहता है। तो यहाँ पर इसी वजह से वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन कहता है कि इस कंडीशन में इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट, यानी कि जो उसकी एडमिसिबिलिटी होगी कि ये फैक्ट, ये ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एडमिट की जाए या नहीं की जाए, या कितने रेशो में उसे एडमिशन में लिया जाए, ये सारी की सारी बातें कोर्ट्स पर डिपेंड करती हैं। यानी कि ये जजेस ही तय कर सकते हैं कि ये कितने वैल्यू रखता है उस डिसीजन के लिए, उस केस में डिसीजन देने के लिए। और पूरी की पूरी जो एक्सपर्ट ओपिनियन की वैल्यू है, ये पूरी तरीके से हर केस में बदल जाती है, क्योंकि अगर ऐसे जो ओपिनियन है वो अपने आप में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत मिलती हुई नजर आती है, तो ही एडमिसिबल बनाई जा सकती है। अगर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स से विपरीत जाती हुई दिखती है, या यहाँ पर कोई भी कंडीशन ऐसी दिखती है जो सस्पेक्टेबल है, तो डेफिनेट सी बात है कि कोर्ट उसे हो सकता है एडमिसिबल ना बनाए, या फिर उसके अगेंस्ट कोई अन्य एविडेंस वहां पर प्रोड्यूस करने को भी कह सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि ज्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एडमिसिबल या रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत लाया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए इसे एविडेंस के तौर पर या रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत सेक्शन 45 से 51 के अंतर्गत रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में। अगर इंपॉर्टेंट केसेस की बात करूं तो एग्जांपल के थ्रू इसे समझ भी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है महमूद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1976 का केस, जहां पर क्लियर कह देता है कि बुकिश नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। सेक्शन 45 को डिफाइन करते हुए यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कहा है कि बुकिश नॉलेज से यहाँ कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि एविडेंस एक्ट कहीं भी डिग्री की बात नहीं करता कि आपको वो क्वालिफाइड होना ही होना चाहिए। यहाँ पर ये कहा जाता है कि स्किल्ड और एक्सपीरियंस लेवल इज नेसेसरी। ठीक, बुकिश नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग द एविडेंस इन द कोर्ट। ठीक, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि बुकिश नॉलेज जरूरी नहीं है, बशर्ते वो स्किल और एक्सपीरियंस फुल्ली तरीके से होना चाहिए। अब दूसरे केस में समझ लेते हैं, जहाँ पर आया बालदेव राज मिगलानी वर्सेस उर्मिला कुमारी 1979 का केस, स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड। इसमें सीधी बात कह दी गई है, इसमें एक प्रेग्नेंट लेडी होती है जो 4 महीने से प्रेग्नेंट थी, तो वहां पर एक ओपिनियन ली जाती है किसी दाई माँ की, हालांकि वो अपने आप में वहां पर इस क्वालिफाइड नहीं होती है, वो ये कह भी देती है कि वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन ये माना जाता है क्योंकि उसने जो एग्जैक्ट डेट डिलीवरी की दी थी ऐसी प्रेगनेंसी लेडी के लिए, वो एग्जैक्ट डेट वहां पर देखने को मिलती है, तो ये माना जाता है कि वो जो लेडी थी वो अपने आप में अपने कार्य को लेकर फुल्ली स्किल्ड और एक्सपीरियंस थी, और उसके थ्रू दिया गया ऐसा एविडेंस वहां पर अपने आप में एडमिसिबल माना जा सकता है या फिर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत लाया जा सकता है। ठीक, उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 1987 का केस, जहां पर मेडिकल एविडेंस की बात की गई है, यानी कि मेडिकल एविडेंस। अब इसकी भी बात समझ लेते हैं। ठीक है, जनरल तौर पर कहा जाता है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत जब एविडेंस प्रोड्यूस होने शुरू हुए, तो यहाँ पर देखा गया कि एक गवाह ने गवाही दी कि वहां पर फला व्यक्ति पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था, लेकिन जब वो धारदार हथियारों के
की छानबीन की गई और यहाँ पर मेडिकल एविडेंस प्रोड्यूस किए गए, तो मेडिकल रिपोर्ट में ये चीजें देखने को आई कि वहां पर उस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी धारदार हथियारों का निशान उसकी बॉडी पर नहीं पाया गया। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर मेडिकल एविडेंस को यानी कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स को ज्यादा तवज्जो दे दी गई बजाय उस गवाह के, क्योंकि वो अपने आप में इस फैक्ट से इररिलेवेंट होते हुए चल रहा था। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपको ये समझ आ गया हो। फिंगरप्रिंट्स की भी बात करें, जैसे फिंगरप्रिंट्स आप जानते हो, अगर गोली चलाई गई, अगर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करूं तो इसे एक तरीके से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गोली से मारा गया है। अब कई बार हो सकता है कि ये चीजें एविडेंस के तौर पर यहाँ पर लाई जाए कि गोली कितनी दूर से चलाई गई थी, या उस जिस बंदूक से गोली चलाई गई थी वो बंदूक वहां पर पाई गई या नहीं पाई गई, या फिर जिस बंदूक को वहां पर पाया गया उस पर सस्पेक्ट के उंगलियों के निशान थे या नहीं थे। तो इस तरीके की जो भी कंडीशंस आती हैं वो डेफिनेट सी बात है आम आदमी की समझ से बाहर है। तो यहाँ पर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के अंतर्गत लाते हुए ऐसे फैक्ट्स को या ऐसी ओपिनियन को या रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत लाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जहां पर मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति को बताया गया कि इसकी गोली लगने से मौत हो गई, लेकिन जब वहां पर रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट आई, तो ये साक्ष्य पेश हुआ कि इसकी जो मौत हुई है वो गोली लगने से ना होकर जहर देने से हुई है। तो डेफिनेट सी बात है, ये जो मेडिकल एविडेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं अपने आप में यहाँ पर एक वैल्यू भी कोर्ट के अंतर्गत रखता है, और इसी वजह से यहाँ पर सेक्शन 45 से 51 तक इसे अपने आप में यहाँ पर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत मानते हुए एडमिसिबल बनाने की प्रोसीडिंग्स एविडेंस एक्ट के अंतर्गत दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एविडेंस एक्ट के अंतर्गत दिया गया है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 20 नंबर में अक्सर बीएलएलबी एलएलबी के छात्रों के लिए पूछा जाता है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है तो उसे समझने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। आने वाली वीडियोस में हम उस पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह समय से आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।